हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या उनके अंदर कंटेंट है, और कुछ ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे जिसके थ्रू ये शेड्यूल्स आसानी से याद रहें। तो सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल ये बताता है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ जो कि इंडिया में है। ठीक है, ये बताता है स्टेट्स और यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज़ के नेम। ठीक है, ये दो चीज़ बताता है। और फिर सेकंड शेड्यूल है वो रिलेटेड है सैलरी और प्रिविलेजेस से। डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हैं, जैसे कि अब इसमें क्या है ना कि इसमें प्रेसिडेंट भी हैं, गवर्नर्स भी हैं, इन सब के बारे में बताता है। तो एक ट्रिक है कि poc.jpg है ना, और नो pm/cm। अगर ये ना भी याद रहे तो सिर्फ ये चीज़ याद होनी चाहिए, poc.jpg। अब ये क्या है, देखिए ये सेकंड शेड्यूल में ना कुछ लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। तो उसमें पीओ, अब ये ओ स्मॉल है तो इसका मतलब ये हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, है ना। अब ये चार टाइप के हैं। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से हो गए, चार क्या, एक तरीके से कह सकते हैं 8 टाइप के हैं। तो जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, फिर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, फिर वैसे ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसको विधानसभा भी कहते हैं, जो कि स्टेट्स में होती है, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, जिसको विधान परिषद भी कहते हैं, जो कि ये भी स्टेट्स में होती है। हालांकि अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है ये। ठीक है, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो गए। फिर सी से होगा कैग, है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गए। अब फिर जे से हो जाएगा जजेस। ठीक है, ये बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ठीक है, ये जो जजेस की बात की गई है बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में जिक्र नहीं की गई। ऑब्वियस सी बात है, जब शेड्यूल्स के बारे में बात की जाएगी तो जो बड़े अधिकारी या बड़े जो ओहदे के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में इसमें जिक्र है। फिर पी से हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, और जी से हो जाएगा गवर्नर। ऑब्वियसली दोनों साथ में ही अमूमन आते हैं। तो इसमें इन कितने 5 टाइप के लोगों की बात की गई है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, कैग, जजेस, गवर्नर और प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसमें किन किन सैलरी की और प्रिविलेज की बात नहीं की गई, पीएम और सीएम, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है क्योंकि इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो जेपीजी फॉर्मेट की, जैसे हम लोग फाइल्स नहीं बनाते इमेज की जो एक्सटेंशन होती है डॉट जेपीजी, तो वैसी ही है poc.jpg। ठीक है, इससे आपको आसानी से याद रहेगा। अब होगा थर्ड शेड्यूल। ठीक है, अब थर्ड शेड्यूल में है कि ओथ्स के बारे में बताई गई है, ओथ्स और एफर्मेशंस। तो मेनली ओथ्स ही याद रखिए, उसी से याद हो जाएगा। तो अब इसमें ना कुछ लोगों के बारे में ओथ्स है। तो मैंने जैसे जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह लिखे या फिर जितने मॉक टेस्ट लिखे, तो उसमें ऐसा होता है ना कि 3 कैटेगरी है इसमें, 3 है गैप। ठीक है, ये 3 इसमें नहीं आते हैं इस थर्ड शेड्यूल में, नो गैप, इसलिए मैं लिख दूँ नो गैप। ठीक है, गैप का मतलब होता है जगह, है ना, तो नो गैप मतलब कोई जगह नहीं। तो इसमें थर्ड शेड्यूल में ये 3 नहीं है। 3 गैप का मतलब क्या हुआ कि गवर्नर के बारे में नहीं जिक्र है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लॉ ऑफिसर होते हैं, और फिर प्रेसिडेंट। तो इन 3 के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ये 3 अगर होते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि ये नीचे दिए गए 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा है जो जिसका थर्ड शेड्यूल में जिक्र नहीं है ना, तो उसमें आपको फिर ये 3 सर्च करने होंगे। अगर तीनों में से कोई एक है उसी पे टिक मार दीजिए, है ना। और बाकी जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स हैं, एमपीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, लेकिन वो फिर ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 हैं जो कि इसमें नहीं है, और ये अमूमन यही हर बार ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, अब फोर्थ शेड्यूल में क्या है, अब देखिए, अब फोर्थ शेड्यूल में ये है कि इसमें कहा गया है कि सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा, सीट्स इन राज्यसभा, है ना, राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन के बारे में बताया गया है इसमें। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि कौन से स्टेट में कितनी सीट्स दी जाएंगी राज्यसभा में। जैसे यूपी के 31 सीट्स है राज्यसभा में। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये हो गया। अब हो गया फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है,
फिफ्थ और सिक्स तो एक साथ ही लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों क्लब ही हैं। अभी मैं फिर से आऊँगा क्योंकि कुछ और चीज़ें बतानी हैं इन सब चीज़ों में। तो अभी रिलैक्स करिए कि ट्रिक कहाँ है, अभी और भी ट्रिक्स हैं। अब फिफ्थ शेड्यूल में है कि ये बताता है प्रोविजंस होते हैं इसमें, ठीक है, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अब ये हो गया शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है ना, जैसे शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं। इंडिया में बहुत सारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, अराउंड 10 स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, है ना, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो उनके लिए कुछ डिफरेंट नियम्स होते हैं हल्के से, ताकि वो अपने इंडिजीनियस तरीके से जी सकें। तो इसमें अब इसमें याद कैसे करेंगे, देखो जैसे कि एस ए हो गया शेड्यूल्ड एरियाज़, एस टी हो गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये सस्त बन रहा है, सस्त तो कुछ नहीं होता है, इसके आगे आई जोड़ दो तो क्या हो जाए, सस्ती, है ना। तो सस्ती चीज़ कितने अल्फ़ाबेट से, 5 है, तो फिफ्थ शेड्यूल में हो जाएगा ये, ठीक है। अब सिक्स शेड्यूल है, ये भी है प्रोविजंस, ये रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एंड ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, इन 4 स्टेट्स, ठीक है। ये 4 स्टेट्स में है, ये 4 स्टेट्स में बता रहा है कि क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज़ का प्रोविजंस उससे रिलेटेड, कि क्या ये क्या तरीके से उसको, ये वहाँ पर जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको क्या तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, ठीक है। अब ये 4 स्टेट्स में लिख दिया है, तो ऑब्वियसली उनके नाम जानना भी ज़रूरी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि बांग्लादेश, ठीक है, जैसे कि ये ऐसे कुछ है ना, ये इधर है। तो अब बांग्लादेश से इंडिया के कौन कौन से स्टेट टच होते हैं, तो इधर एक मेघालय होगा, फिर असम होगा, ठीक है, फिर त्रिपुरा होगा, फिर मिज़ोरम होगा, है ना, इधर वेस्ट बंगाल भी होगा। लेकिन जो 4 स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं, तो ऑब्वियसली मिज़ोरम, और फिर असम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, है ना। तो जो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो टच करते हैं वही ये 4 स्टेट्स हैं जो कि सिक्स शेड्यूल में मेंशन किए जाते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि सिक्स शेड्यूल में किन किन इस 4 स्टेट्स का जिक्र किया गया है, ठीक है, और उनमें से कौन नहीं है। तो या तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट टच करते हैं बांग्लादेश को सिर्फ वही हैं, बाकी जो 3 नहीं टच करते, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश टच नहीं करता है, नागालैंड टच नहीं करता है, मणिपुर टच नहीं करता है, तो वो नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो 7 में से 4 टच करते हैं 7 सिस्टर्स में से। या फिर इसका एक ट्रिक भी है, मातम, MATM, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर वैसे भी, ठीक है, अब आपकी चॉइस के ऊपर है। अब है 7 शेड्यूल, ठीक है। अब ये काफ़ी पॉपुलर है 7 शेड्यूल, ठीक है। 7 को क्या बोल सकते हैं, 7, है ना, हिंदी में 7 होगा, 7 को 7 भी बोल सकते हैं, 7, है ना। लेकिन इसमें क्या 7 है, नहीं है, इसमें सब अलग अलग हैं, कोई 7 नहीं है, क्योंकि इसमें डिवीजन है पावर्स की, है ना। इसमें लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, अब मैंने इसको इस सीक्वेंस में लिखा है, इसका मतलब है, मान लीजिए कल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जितने भी लिस्ट हैं इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो जब ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यूनियन लिस्ट में थे 97 सब्जेक्ट्स, इसमें थे 66 सब्जेक्ट्स, इसमें थे 47 सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में सबसे कम है, उसके बाद इसमें है, फिर सबसे ज़्यादा यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। तो इसीलिए इसी सीक्वेंस में याद करिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, फिर कॉन्करेंट लिस्ट। अभी क्या है, अभी इसमें 100 हो गए हैं, और इसमें 61 हो गए हैं, 61, और इसमें हो गए 52, ठीक है। तो ये करंट सिनेरियो है। लेकिन जो नंबरिंग होगी अभी भी, जो जैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी खरीदी है, PM बख्शी पढ़ी है, तो उसमें जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग 97 तक ही जाएगी इसमें, और इसमें 66 तक जाएगी, इसमें 47 तक जाएगी, बीच में भले ही कुछ एंट्रीज डिलीट कर दी गई हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये हो गया, अब 7 एक मिनट, 7th के बाद अब आता है 8th शेड्यूल, ठीक है। अब
ये तो मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर है कि 8 शेड्यूल में आप लोग को पता है कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, है ना। जैसे कि 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो लिखा जाता है कि 8 शेड्यूल लैंग्वेज में जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें ही आप दे सकते हैं। आपको पता है 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। 8 शेड्यूल लगभग सबको पता रहता है कि ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड है ना। इसमें 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, 22 लैंग्वेजेस को 22। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कब ऐड हुई थी, ठीक है। अब देखिए 14 लैंग्वेजेस पहले से थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था, तो 14 लैंग्वेजेस पहले से थी फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग। इसमें ऐड हुआ 8 और, है ना। 14 + 8 मिलके बनाती हैं 22। तो ये जो 8 लैंग्वेजेस है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये 8 लैंग्वेजेस 3 शिफ्ट में ऐड हुई हैं, ठीक है, 3 शिफ्ट में। ये 8 लैंग्वेजेस 3 शिफ्ट में। तो अब देखिए 3 शिफ्ट में ऐड की गई तो ऑब्वियसली 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी ट्रिक होती है, सेंधा नमक, है ना, सेंधा नमक DBMS। अब जो लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको पता है DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, काफ़ी पॉपुलर। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर में आता है। इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 4 ऐड की गई थी। इसमें अल्टरनेट को कंसिडर करिए NMK, इसमें 3 ऐड की गई थी और इसमें 1 ऐड की गई थी सिंधी, है ना। अब देखिए सेंधा से क्या बन जाएगा, सेंधा से बन जाएगा सिंधी, है ना, ठीक है। नमक से क्या बन जाएगा, नमक से बन जाएगा नेपाली, मणिपुरी, है ना, और के से हो जाएगा कोंकणी, ठीक है। अब DBMS से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोगरी, डोंगरी। B से हो जाएगा बोडो, M से हो जाएगा मैथिली, ठीक है, ये हो जाएगा मैथिली, और S से हो जाएगा संथाली, ठीक है। अब देखिए ये सेंधा नमक DBMS से 3 शिफ्ट में लैंग्वेजेस ऐड की गई। ये कब किया गया, ये किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ये किया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और ये किया गया 92nd। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इसमें ना आप ईयर सिर्फ लास्ट वाले का याद रखिए, ये कब हुआ था। तो ये ऐड किया गया था 2003 में, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब इनके भी ईयर्स हैं, लेकिन अगर उसको याद करने जाएंगे तो फिर बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो सिर्फ अमेंडमेंट का नाम याद रखिए और लास्ट वाले का ये का नाम और दोनों, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा लैंग्वेज था जिसको कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। 4 ऑप्शन रहेंगे, मान लीजिए डोंगरी, बोडो, संथाली और मणिपुरी। कौन सा नहीं ऐड किया गया, तो अब आपको पता है M से मैथिली होता है ना कि मणिपुरी। मणिपुरी पहले ऐड किया गया था 71st में, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कि मणिपुरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके सीक्वेंस याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। अच्छा ठीक है, अब जैसे कि अब ये हो गया 8 शेड्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं 9 शेड्यूल की, ठीक है। अब क्या होगा 9 शेड्यूल में, देखिए क्या हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ओरिजिनली सिर्फ ये 8 तक ही था, है ना, ये 8 शेड्यूल तक ही कॉन्स्टिट्यूशन था। ये 9, 10th, 11th, 12th 4 जो शेड्यूल हैं वो बाद में ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, 1950 में जब इनेक्ट हो गया था, ठीक है वो। तो उसके बाद अब क्या है, 9th शेड्यूल में क्या कहा गया है। उस टाइम पे क्या होता था, आज़ादी के टाइम पे बहुत से रिफॉर्म्स थे, लेकिन क्या होता था कि फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करते थे तो कई बार उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जैसे कि मान लो कि प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, जैसे कि लैंड किसी को बहुत ज़्यादा है, किसी और को देनी है, लेकिन क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल एक्ट राइट था, तो इसीलिए वो बंटवारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी वजह से क्या किया गया, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने एक्ट बनाए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर ने क्या किया, एक 9th शेड्यूल ऐड किया, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो वही था कि 9 शेड्यूल को लाना है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक जितने भी लॉ इसमें रहेंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेंगे।
सॉरी, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट ने एक नियम बनाया और इसको से पार्लियामेंट ने क्या किया, इसको इसके अंदर डाल दिया 9th शेड्यूल में, तो अब वो लॉ चैलेंज नहीं हो सकता है जुडिशियल रिव्यू के अंडर में। लेकिन क्या हुआ कि कोर्ट ने एक कट ऑफ डेट डिसाइड की, वो डेट थी 24 अप्रैल 1973, ठीक है। अब इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को ये हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि इसके बाद से जितने भी लॉज, इसके बाद से, ठीक है, जितने भी लॉज इसमें ऐड किए जाएंगे, मतलब 25 अप्रैल से जितने भी लॉज आएंगे वो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू होंगे। और ये डिसाइड किया गया एक केस में, फेमस IR कोएलो केस 2007 के, ठीक है। 2007 में डिसाइड किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी लॉज इसमें ऐड किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू को ओपन रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, अब 9th के बाद आता है 10th। देखो 10th को बोलते हैं 10 हिंदी में, तो 10 मतलब बस, ठीक है, अब बहुत हो गया है ना। तो ये क्या है, मतलब बस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी डिफेक्शन लॉज होते हैं, जितना भी डिफेक्शन का केसेस थे वो काफ़ी हो गया था इंडिया में 20th सेंचुरी में। लोग पार्टी बदल रहे थे हर बार, है ना। एक फेमस केस भी हुआ था हरियाणा में, आया राम गया राम, वो गया लाल थे एक, जिन्होंने 14 दिन में 4 बार पार्टियाँ बदली, है ना। INC से यूनियन फ्रंट में गए, फिर यूनियन फ्रंट से INC में आए, फिर INC से यूनियन फ्रंट में गए, फिर वापस आए, है ना। 14 दिन के अंदर ये सब कुछ हुआ। तो ये नियम लाया गया कि इतना डिफेक्शन अलाउड नहीं है, कोई पर्सन अगर अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहा है तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर। तो ये ऐड किया गया, इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ भी एक तरीके से। और इसको ऐड किया गया वाया, इसको ऐड किया गया वाया ये 80, ये नहीं सॉरी 85 तो उसका ईयर है, ये 52nd है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। इसके थ्रू ऐड किया गया। अब देखिए ये काफ़ी पॉपुलर है तो इसको एज इट इज़ ही याद कर लीजिए, इसकी ऐसा कोई ट्रिक नहीं बनाई है मैंने। ये काफ़ी फेमस है, 1985 में हुआ था, क्योंकि 77 के बाद से काफ़ी कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई थी। जनता था, जनता दल उस टाइम पे था शायद, तो थर्ड फ्रंट की वजह से, तो उस टाइम के पे लाया गया था 52nd। अब है 11th शेड्यूल, ठीक है। 11th और 12th दोनों लोकल बॉडीज़ के बारे में ही है। 11th है पंचायत के बारे में, और 12th है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। 12th है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि पंचायत बताया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पावर बताएगा, अथॉरिटी बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा पंचायत की। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मतलब सब कुछ, ठीक है, पावर भी हो गया, अगर अथॉरिटी भी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई, तो मतलब सभी कुछ है। तो सब कुछ पंचायत से जो भी रिलेटेड है वो 11th शेड्यूल में है, और जो भी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है वो 12th शेड्यूल में है, ठीक है। अब ऐड किस 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 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, इसको ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसको ऐड किया गया था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। देखिए ईयर दोनों का सेम है, ठीक है, बस यहाँ 73rd है, यहाँ 74th है। तो इसीलिए ये 11th है, 12th है। जो पहले हुआ उसको पहले शेड्यूल में डाल दिया गया, और ये 12th शेड्यूल के बाद अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए, अब जैसे पंचायत में है तो इसमें 29 मैटर्स होते हैं, 29 मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर्स, और इसमें होते हैं 18 मैटर्स जिनके ऊपर ये लोग लॉ बना सकते हैं या फिर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये दिख रहा है कि पंचायत में ज़्यादा मैटर्स हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ में कम मैटर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गांव वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि ओवरव्यू की जा सकती हैं, तो उसके लिए मैटर ज़्यादा है। अब देखिए, अब ये हो गई हैं चीज़ें, है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब मैं एक और चीज़ बता दूँ। अब जैसे कि अब ये तो हो गए शेड्यूल्स, लेकिन हर शेड्यूल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अब आपका सेकंड शेड्यूल है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसमें 10 आर्टिकल्स रिलेटेड हैं, तो ये तो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये 10 आर्टिकल्स रिलेटेड हैं सेकंड शेड्यूल से, तो ये तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो अब कौन से आएंगे, तो जिनमें एक होगा, है ना, जिनसे रिलेटेड कोई एक आर्टिकल है वो आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं।
तो अब जैसे 5th शेड्यूल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल होगा 244, ठीक है। अब क्या ट्रिक है, इसके लिए तो नहीं है लेकिन 7 के लिए है। जैसे 5th हो गया 244, अब 5th से 7th पे जंप करेंगे तो 2 का जंप है ना, तो 7th से रिलेटेड आर्टिकल है 246, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 2 का जंप है, वैसे 5 और 7 में 2 का जंप है, ठीक है। तो इन दोनों में एक एक आर्टिकल रिलेटेड है, तो याद रख लीजिए, है ना। अब इसके अलावा आर्टिकल 8 में 2 आर्टिकल हैं, तो ये नहीं, 9th में एक ही आर्टिकल है, ठीक है। जो 9th शेड्यूल है ना, इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 31B। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि रिवर्स ऑर्डर देखिए, जैसे 1 से लेकर 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और जैसे ए बी करते हैं, है ना, ए बी, उसके बाद ये भी, तो ये अगर इधर से 9th है तो इधर से है, तो ये लास्ट सेकंड है, ये सेकंड है ना। तो 9th का है 31B, ठीक है। मतलब जैसे 1 से लेकर 10 तक जाएंगे तो क्या होता है कि लास्ट में सेकंड लास्ट होता है ना 9th, लेकिन वही बी सेकंड है स्टार्टिंग से, तो दोनों को मैच करा दीजिए, है ना, 31B, ठीक है। अब है 10 का तो मैंने बता दिया, 10 तो नहीं, अब ये 11th और 12th का बता दे रहा हूँ, है ना। तो 11th का आर्टिकल है 243G और इसका है 243 ये W, ठीक है। अब ये 243 तो याद ही है कि 243 लोकल बॉडीज शुरू के आर्टिकल्स हैं। जी कैसे याद करेंगे, जी से याद करिए ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये पंचायत के बारे में बताता है 243। अब डब्ल्यू है म्यूनिसिपैलिटीज़ में, ऐसे है ना एम, इस एम को उल्टा पकड़ के घुमा दीजिए, है ना, तो डब्ल्यू बन जाएगा, तो वही 243 डब्ल्यू, ठीक है। अब एक फाइनल चीज़ है कि 4th शेड्यूल जो है उसमें अब कैसे याद करेंगे, हाँ नहीं, फोर्थ नहीं, सॉरी, सेकंड। तो जैसे कि कहते नहीं है कि जैसे 2 नंबर का पैसा, ठीक है, तो उसी के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि 2 नंबर में पैसे से रिलेटेड है, मतलब सैलरी वगैरह है, ठीक है, इमोल्यूमेंट्स जिसको कहते हैं, एक्चुअल मतलब जो फॉर्मल टर्म होगा इमोल्यूमेंट्स, तो वो होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 4th शेड्यूल काफ़ी पॉपुलर है कि इसमें राज्यसभा से रिलेटेड है, तो अब इसमें क्या ट्रिक बना सकते हैं, ये तो मतलब काफ़ी पॉपुलर है, तो ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं है इसकी। बाकी देख लीजिए कि सीट कर दीजिए, सीट में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 हैं, तो 4th है ना, सीट इन राज्यसभा। तो ठीक है गाइस, यही था लेक्चर, होप आपको पसंद आएगा। और बाकी अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, वहाँ से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।